नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसके मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये दूसरे क्रम का मॉडल पेपर है। इससे पहले मैंने एक और मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने कराए थे। इन सभी प्रश्नों को जो इससे पहले पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इन प्रश्नों में आप लोग को इंडिया जीएस का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ जीएस का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मतलब जैसा पहले के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। निश्चित ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको इसको अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। बताना है कि संविधान का कौन सा जो भाग है वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला भाग 5, दूसरा भाग 6, तीसरा भाग 7 और चौथा भाग 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको भाग 8। इसका सही आंसर क्या होगा आपका भाग 8। ठीक है, तो भाग 8 है वो आपका केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में कौन सा भाग बताता है? तो भाग 8 बताता है। वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य हैं। और अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो कितना है आपका? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी मैं कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है ये भी नाम भी आप लोग को बताऊंगा। अगर लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि संविधान के भाग 1 में किसके बारे में बताया गया है? तो संविधान के भाग 1 में संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, भाग 1 में संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 1 में। ठीक है, भाग 2 में किसके बारे में बताया गया है? नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। भाग 3 में किसके बारे में बताया गया है? फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है भाग 3 में। ठीक है, भाग 4 में किसके बारे में बताया गया है? आपका डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 4A में किसके बारे में बताया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है जी, मौलिक कर्तव्य के बारे में भाग 4A में बताया गया है। उसके बाद भाग 5 में क्या बताया गया है? केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद भाग 6 में किसके बारे में बताया गया है? राज्य सरकार के बारे में बताया गया है, राज्य सरकार। और भाग 7 समाप्त हो चुका है ना, भाग 7 समाप्त हो चुका है। और भाग 8 में किसके बारे में बताया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आपको भाग 8 में बताया गया है। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 8 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया कि वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? इसके नाम भी आपको याद रखने हैं। पहला हो जाएगा आपका, पहला दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव, दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका पुदुचेरी हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? पुदुचेरी। उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर, चौथा आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा आपका? लद्दाख, पांचवा क्या होगा जी आपका? लद्दाख हो जाएगा। छठवा क्या हो जाएगा आपका? चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़। ठीक है, सातवां क्या हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप। और आठवां क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, आठवां दिल्ली। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है ना। 8 केंद्र शासित प्रदेश मैंने बताया कौन कौन सा। पहला दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तीसरा पुदुचेरी। चौथा जम्मू कश्मीर। पांचवा लद्दाख। छठवां चंडीगढ़। सातवां लक्षद्वीप। आठवां दिल्ली। ठीक है, तो इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में कौन से भाग में बताया गया है? भाग 8 में, इसीलिए इसका सही आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है भाग 1 में संघ राज्य एवं क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरा में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तीसरा में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। चौथा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। चौथा ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। पांचवा में केंद्र सरकार, छठवां में राज्य सरकार, सातवां समाप्त हो गया है और आठवां में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सभी चीज़ों को ध्यान रखना, जो चीज़ मैंने आप लोग को बताया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, आपको बताना वो कौन सा
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है पहला लक्षद्वीप, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मिजोरम या चौथा गोवा, है ना। एक बार पुनः पढ़ दे रहा हूँ कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान रखता है वो कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम। ठीक है, तो अब मैं आपको उच्चतम साक्षरता दर वाले उच्चतम साक्षरता दर वाले आपका शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम बता रहा हूँ। शीर्ष पाँच राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम, शीर्ष 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहला हो जाएगा जो आपका केरल, सबसे पहला आपका केरल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, दूसरा क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा? गोवा, चौथा क्या हो जाएगा? गोवा। और पांचवा क्या हो जाएगा आपका? त्रिपुरा, पांचवा क्या होगा आपका? त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उच्चतम साक्षरता दर वाले शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम है, जिसमें से इन सभी नामों में आपको पता लग रहा है कि लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए मैंने यहाँ पास लिखा है कि उच्चतम साक्षरता दर वाले शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम। ठीक है, तो पहला में आपका केरल, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा मिजोरम, चौथा गोवा, पांचवा त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिजोरम हो जाएगा। क्या पूछा है आपका? 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखने वाला, है ना, तीसरा सर्वाधिक मान रखने वाला पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक साक्षरता ये कहाँ है? तो आपका केरल में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? श्वसनी बोलते हैं, थायराइड उपास्थि बोलते हैं, या श्वास प्रणाल बोलते हैं, या एडम सेप्पल बोलते हैं। बताना है कि लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एडम सेप्पल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? एडम सेप्पल। ठीक है, चलो अब मैं जो जो चीज़ आप लोग को बताऊंगा ध्यान से सुनना है और इसको अच्छे से याद रखने हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि मेल का प्रमुख जनन अंग कौन सा होता है? टेस्टिस होता है। ठीक है, मेल का प्रमुख जनन अंग कौन सा होता है? टेस्टिस। और इस टेस्टिस से कौन से हार्मोन का स्त्रावन होता है? टेस्टोस्टेरॉन। इससे टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्त्रावन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन से मेल में क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास होता है। मेल में आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है, मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास होता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कि आपका मेल के फेस में क्या आते हैं, क्या आना शुरू हो जाता है? दाढ़ी मूंछ। उसके फेस में दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है। उसका सीना चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। साथ ही साथ जो मेल के गले में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, मेल के गले में एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एडम सेप्पल। इसी को क्या बोलते हैं आपका? एडम सेप्पल। इसी को आपका एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? एडम सेप्पल कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ बताया? देखो, मेल का प्रमुख जनन अंग टेस्टिस, जिसको हिंदी में वृषण बोलते हैं। इस टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के स्राव होता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है ना, ये मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है, जैसे कि उसके फेस में दाढ़ी मूंछ का आना, उसका जो चेस्ट है वो चौड़ा हो जाना, है ना। साथ ही साथ आपका मेल के जो गले में उस एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एडम सेप्पल। और ये एडम सेप्पल क्या करता है? जैसे जैसे मेल का एज बढ़ता जाता है, उसकी आवाज़ को मोटा करता जाता है ना। इसी एडम सेप्पल के कारण क्या होता है? जैसे जैसे मेल का एज बढ़ता जाता है, उसका आवाज़ मोटा होता जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार को हाल ही में वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखो, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार को हाल ही में वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्री मगुनी चरण कुंवर। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री मगुनी चरण कुंवर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा के ना, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये आपको याद रखना है, जिसे आपका पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है ना। कल के डेट में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि श्री मगुनी चरण कुंवर का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कठपुतली से है, अर्थात ये कौन से कलाकार है? ये कठपुतली कलाकार है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है।
किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की? आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935 या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बजट पर बहस करने का, है ना, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कौन से अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा, है ना, 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। कैसा 2 क्वेश्चन? आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कौन से अधिनियम के तहत प्रदान किया गया, तो 1909। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की, तो 1892। देखो 92 को हिंदी में कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना, 92। तो बस से 92 याद रखना, बस से आपका बजट याद रखना है, ऐसे याद रख सकते हो आप। अगर आपको कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में बजट के बारे में बताया गया है, तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। एक्चुअल में देखा जाए ना जी, तो हमारे संविधान में ना आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में हुआ है क्या? तो बजट शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ है, लेकिन बजट की जगह किसका प्रयोग हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस किसके बीच चली? ऑप्शन है दादर और कामथ, ठाणे और कोलाड, मुंबई और करमाली, मुंबई और पुणे। चलो बताना है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस किसके बीच चली? तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता लग रहा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सा है? तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सा है? तो तेजस है। कौन सा है? तेजस, है ना। जो किसके बीच चली, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई और करमाली, ठीक है। और ये कब चला है? तो 24 मई 2017 को, 24 मई 2017 को ये चला है, 24 मई 2017 को मुंबई और करमाली के बीच। और करमाली कहाँ है? तो करमाली आपका गोवा में, करमाली कहाँ है? जब करमाली आपका गोवा में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन, मुंबई और करमाली। कब चला? तो 24 मई 2017 को, है ना। और कौन सा आपका ट्रेन? तो आपका तेजस, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सा है? तो तेजस है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन हम लोग को करने हैं, तो इतना स्पीड हम लोग को लेते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिखते हैं, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया है? ऑप्शन है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना या राजीव आवास योजना। बताना है कि कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया है। और इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो ग्रामीण अंचल में जो कच्चे मकान में जो लोग रह रहे हैं उसको पक्के मकान प्रोवाइड करना, है ना, उसको पक्के मकान उपलब्ध कराना, इसका क्या है? उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते। देखो, किस संधि के माध्यम से दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या पांडिचेरी की संधि। देखो, आपको आंग्ल मैसूर युद्ध 4 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? 4 बार, है ना। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769, कई बार पूछा गया, डेट याद रखना। दूसरा आपका 1780 से 1784, तीसरा आपका 1790 से 1792 और चौथा आपका 1799। ये आपका 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका मद्रास की संधि हुआ, द्वितीय में आपका मैंगलोर की संधि हुआ, द्वितीय में मैंगलोर की संधि हुआ था, तृतीय में आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। आपको याद रखना है की संधि। याद कैसे करोगे बता रहा हूँ, देखो MMS है ना, MMS ऐसे आप याद करना है। M से मद्रास, उसके बाद M से मैंगलोर। तो पहले जो छोटा वाला है वो पहले आएगा, मद्रास छोटा है, मैंगलोर थोड़ा बड़ा है तो बड़ा वाला नीचे आएगा। तो M से मद्रास। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत कौन सी संधि हुआ? मद्रास की संधि। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत आपका मैंगलोर की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ, है ना। अगर आपसे कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि जो हैदर अली की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, तो आपका सेकंड, है ना। इसी सेकंड
सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। अगर आपसे पूछता है कि कौन से आपका आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, तो आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किसकी मृत्यु हुआ था, आपका टीपू सुल्तान की। किसकी जी, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा, किस संधि के माध्यम से दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था, तो देख लो, आप लोग को पता लग गया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैंगलोर की संधि, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, मैंगलोर की संधि। और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब होता है, 1780 से 84। और संधि कब होगा, जो लास्ट ईयर में, मतलब 1780 से 84 में क्या हुआ है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, तो 1784 में क्या होगा, आपका मैंगलोर की संधि हुआ है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। आपको बताना है विद्युत का सुचालक कौन सा नहीं है। ग्रेफाइट तो विद्युत का सुचालक है, मिट्टी भी है, सोना भी है। हीरा आपका विद्युत का सुचालक नहीं है। हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक है। हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक है। हीरा क्या है, हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा क्या है जी, कार्बन का अपरूप है, ठीक है, अपरूप। हीरा कार्बन का अपरूप है, ध्यान रखना है। ये सर्वाधिक कठोर होता है। क्या होता है ये, सर्वाधिक, हीरा क्या होता है जी, सर्वाधिक कठोर होता है। इसका उपयोग धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। किसको, धातुओं को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग आपका जवाहरात में भी किया जाता है। किसमें, जवाहरात में भी हीरा का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हीरा जो जगमगाता है, चमकता है, तो हीरा किसके कारण चमकता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हीरा में चमक क्यों होता है, तो हीरे में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसी कारण क्या होता है, हीरा चमकता है, ये आपको याद रखना है। तो कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको हीरा हो जाएगा। बाकी ग्रेफाइट, सोना और मिट्टी क्या है, विद्युत का सुचालक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल में चित्रों का स्वर्णिम काल माना जाता है। यहाँ से एक चीज़ पता लग रहा है, कल के डेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसके शासनकाल को मुगल काल में चित्रों का स्वर्णिम काल माना जाता है, तो आपको बताना है जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल में चित्रों का स्वर्णिम काल माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में चित्रकार नहीं था, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, बसावन और बिशन दास। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जो बसावन, ये बसावन है ना, ये आपका जहांगीर के दरबार में चित्रकार नहीं था, ये आपका अकबर के दरबार में चित्रकार था। ये क्या था आपका, अकबर के दरबार में, ये अकबर के दरबार में क्या था, चित्रकार था, ये आपको याद रखना है। जबकि आपका अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, है ना, और बिशन दास, ये तीनों किसके दरबार में चित्रकार थे, जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। जबकि आपका जो बसावन है, ये अकबर के दरबार में चित्रकार थे, ठीक है। देखो अकबर के दरबार में और कौन कौन चित्रकार थे, आपका दसवंत हो जाएगा, दसवंत के बाद आपका मुकुंद हो जाएगा, मुकुंद के बाद आपका मधु हो जाएगा, मधु के बाद आपका महेश। ये सब ना अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। साथ ही साथ एक और नाम देखिए, बसावन, ये सब अकबर के दरबार के चित्रकार थे। और जहांगीर के दरबार के चित्रकार अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास, है ना। और कल के डेट में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किसके शासनकाल को मुगल काल में चित्रों का स्वर्णिम काल माना जाता है, तो आपको बताना है जहांगीर के शासनकाल को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो भैया नेक्स्ट प्रश्न क्या है, स्थिर अवस्था में या एक समान वेग से गतिमान होने पर पिंड का त्वरण समय आलेख क्या होता है। पहला, समय अक्ष के समांतर। दूसरा, ऋणात्मक त्वरण अक्ष पर समय अक्ष के समांतर। तीसरा, किसी भी आकार का वक्र। और चौथा, समय अक्ष के साथ संपाती सीधी रेखा। अच्छा प्रश्न है। स्थिर अवस्था में या एक समान वेग से गतिमान होने पर पिंड का त्वरण समय आलेख क्या होता है ना। त्वरण समय आलेख पूछा जा रहा है किसी पिंड का, ठीक है। कंडीशन दे दिया है एक समान वेग से गतिमान होने पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय अक्ष के साथ संपाती सीधी रेखा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, समय अक्ष के साथ संपाती सीधी रेखा, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का श्रेय किस धार्मिक संप्रदाय को दिया गया है। बौद्धों को, जैन को, ब्राह्मण को या आजीविका को। मतलब पूछा जा रहा है कि जो उदयपुरी और खंडगिरी की गुफाएं है ना, इसका संबंध कौन से संप्रदाय से है, बौद्ध संप्रदाय से है या जैन संप्रदाय से है या ब्राह्मण से है या आजीविका से। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको जैन संप्रदाय। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जैन संप्रदाय, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ ना, याद रखना जी, उदयगिरी हो जाएगा, उदयगिरी के बाद आपको खंडगिरी हो जाएगा, उदयगिरी के बाद खंडगिरी, खंडगिरी के बाद आपको ध्यान रखना है आपका बादामी हो जाएगा, ठीक है, बादामी, बादामी के बाद आपको ध्यान रखना है अंबापुर, अंबापुर। तो इन सभी गुफाओं का संबंध कौन से धर्म से है, तो आपका जैन धर्म से, ठीक है, जैन धर्म या जैन संप्रदाय बोल सकते हैं। अगर मैं वही बोलूँ बौद्ध संप्रदाय, ठीक है,
बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय से आपका संबंधित गुफा कौन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है अजंता, अजंता हो जाएगा, अजंता, और आपको याद रखना है कन्हेरी, अजंता और कन्हेरी, ठीक है। ये गुफाओं का संबंध किससे है, बौद्ध संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से है। जबकि आपका उदयगिरी, खंडगिरी, बादामी, अंबापुर, इन सभी गुफाओं का संबंध कौन से संप्रदाय से है, तो आपका जैन संप्रदाय से आपको याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, निम्नलिखित में से किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है, वेनेजुएला, ईरान, इराक, नाइजीरिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है, तो वेनेजुएला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला के पास तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है, सीधा आपको याद रखना है, वन लाइनर क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत प्रसिद्ध बुक है ना मानसरोवर, तो किसने लिखा है मानसरोवर, गीता सहगल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, प्रेमचंद ने या यशपाल ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, आपका प्रेमचंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेमचंद। वे हिंदी के एक महान लेखकों में से एक थे, है ना। प्रेमचंद जी हिंदी के महान लेखकों में से एक थे। इन्होंने क्या लिखा है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्या लिखा है, मानसरोवर। इन्होंने क्या लिखा है, मानसरोवर, मानसरोवर। मानसरोवर के साथ साथ इनके और पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, कर्मभूमि। क्या हो जाएगा जी आपका, कर्मभूमि। कर्मभूमि के बाद आपका गोदान, गोदान, है ना, गोदान। गोदान के बाद आपको ध्यान रखना है गबन। ये सब इसके बुक का नाम है, मानसरोवर, कर्मभूमि, गोदान, गबन, ये सब किसके बुक का नाम है, प्रेमचंद जी के बुक का नाम है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर को तो भूलना नहीं है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, केरल में। सिमलीपाल नाम तो सुना ही होगा, है ना। सिमलीपाल बिहार में है, झारखंड में, उड़ीसा में या केरल में। जो सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ है आपका, उड़ीसा में, उड़ीसा के मयूरभंज जिला में। कहाँ है, उड़ीसा के मयूरभंज जिला में, है ना। उड़ीसा के मयूरभंज जिला में है सिमलीपाल बायोस्फीयर, है ना। बाकी बिहार में याद रखना है वाल्मीकि, बिहार में आपका वाल्मीकि हो जाएगा। झारखंड में आपका बेतवा हो जाएगा, ठीक है। केरल में आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा, अनाईमुड़ी। उसके बाद आपका पेरियार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा जी आपका साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। ये सब याद रखना है ना, साइलेंट वैली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। साइलेंट वैली कहाँ है, तो आपका केरल में है। पेरियार कहाँ है आपका, केरल में है ना। बायोस्फीयर रिजर्व, पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो केरल में है। तो ये सब ध्यान रखना है। बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में बेतवा, उड़ीसा के मयूरभंज जिला में क्या है आपका सिमलीपाल, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। केरल में अनाईमुड़ी, पेरियार और साइलेंट वैली, ये सब आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी बेसेंट। बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन, है ना, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में उन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। किन्होंने, एनी बेसेंट जी ने। तो 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, तो आपको एनी बेसेंट आपको याद रखना है, ठीक है, एनी बेसेंट। और इसी एनी बेसेंट का बुक का भी आपको नाम याद रखना है, बुक का नाम क्या है आपका, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया इसके बुक का नाम है एनी बेसेंट का, ठीक है। और होम रूल लीग से भी ये संबंध थी, है ना, होम रूल लीग, होम रूल लीग, होम रूल लीग से भी ये संबंधित थी, ये आपको ध्यान रखना है, एनी बेसेंट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आपको कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है ना, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो इसका नाम हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा जी आपका, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, जिन्होंने आपका 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एनी बेसेंट। उन्होंने 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना। इसके बुक का नाम है न्यू इंडिया, होम रूल लीग किसे संबंध रखती थी ये, है ना। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो सरोजनी नायडू 1925 में उन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको ध्यान रखना है। न्यू इंडिया किनका है, तो एनी बेसेंट जी का है। लेकिन यंग इंडिया पूछेगा ना, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी का पुस्तक है, ये आपको याद रखना, बुक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। पुलिस सुधार के लिए 1902 में किस आयोग द्वारा पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी, पुलिस सुधार के लिए 1902 में किस आयोग द्वारा पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी। क्या पूछा जा रहा है, किस आयोग द्वारा पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा, 1903 में क्या हुआ था आपका, सर एंड्रयू फ्रेजर और लॉर्ड कर्जन ने, सर एंड्रयू फ्रेजर और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था आपका,
पुलिस आयोग की स्थापना की थी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फ्रेजर आयोग। क्या हो जाएगा इनका सही आंसर? फ्रेजर आयोग हो जाएगा। ठीक है, तो सन 1902-1903 में सर एंड्रयू फ्रेजर और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, आपका पुलिस आयोग की स्थापना की थी, है ना। और इसके आयोग का नाम क्या था? तो फ्रेजर आयोग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पुलिस सुधार के लिए 1902 में किस आयोग द्वारा पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी? तो फ्रेजर आयोग। इससे संबंध कौन कौन रखते थे? आपको एंड्रयू फ्रेजर और लॉर्ड कर्जन, है ना। इन्होंने मिलकर ही क्या किया? पुलिस आयोग की स्थापना किया। ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वन लाइनर क्वेश्चन है, बताओ जी। 26 नवंबर, 10 दिसंबर, 16 अक्टूबर, 16 सितंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 10 दिसंबर। क्या होगा इसका सही आंसर? 10 दिसंबर हो जाएगा। सीधा सा वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन पूरी तरह से देश के भीतर सबसे ऊंची चोटी है। वह सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू, गाडविन, आशीन और कामेत। बताना है कि वह सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी। क्या हो जाएगा? नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड राज्य में। इसकी ऊंचाई कितना है आपका? 7816 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है? 7816 मीटर है। और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो पूरी तरह से कहाँ है? भारत में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो केटू, गाडविन, आस्टीन हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। कितना है? 8611 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वह सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो नंदा देवी, जो कि कौन से राज्य में? आपका उत्तराखंड राज्य में। कौन से राज्य में? उत्तराखंड। ठीक है, इसकी मैं ऊंचाई की बात करूँ तो 7816 मीटर हो जाएगा। और केटू, गाडविन, आस्टीन, इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वास मंदिर में बनी मूर्तियां निम्न कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला, पल्लव कला या मौर्य कला? झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वास मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त कला। क्या हो जाएगा? गुप्त कला। ठीक है, तो आपको याद रखना है झांसी के पास जो देवगढ़ का मंदिर है और इलाहाबाद के बाद गढ़वास का जो मंदिर है ना, वहाँ जो मूर्ति बनी हुई है वो कौन से कला का महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये गुप्त कला का महत्वपूर्ण अवशेष है। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत के पहले खारे पानी के लालटेन, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का क्या नाम है जिसका हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अनावरण किया गया था? सागर, नंदिनी, विराट या रोशनी? करंट अफेयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका रोशनी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा जी? आपका रोशनी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित जनजातियों में से किसके द्वारा किया जाता है? सोलन घाटी, अराकू घाटी, केटी घाटी या पार्वती घाटी? क्या बोला जा रहा है कि ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित जनजातियों में से किसके द्वारा किया जाता है? सोलन घाटी, अराकू घाटी, केटी घाटी और पार्वती घाटी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका अराकू घाटी। इसका सही आंसर क्या होगा जी? आपका अराकू घाटी। ठीक है, जो ढिमसा लोक नृत्य है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पास, ढिमसा लोक नृत्य है ये आपका अराकू घाटी के जनजातियों के द्वारा किया जाता है। जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अराकू घाटी के जनजातियों के द्वारा किया जाता है। अब ये जो आपका अराकू घाटी है ना, ये अराकू घाटी है, ये कौन से राज्य में? तो आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सोलन घाटी कहाँ है? सोलन घाटी आपका तमिलनाडु में। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोलन घाटी आपका जी यहाँ है जी। सोलन घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में। सोलन घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है। आपका केटी घाटी कहाँ आपका? ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। केटी घाटी आपका तमिलनाडु में। और पार्वती घाटी ये भी कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखना है। तो सोलन घाटी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती घाटी भी कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश में। और केटी घाटी तमिलनाडु में है। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित जनजातियों में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अराकू घाटी। तो अराकू घाटी में जो जनजाति लोग निवास करते हैं वो लोग कौन सा नृत्य करते हैं? ढिमसा नृत्य। और अराकू घाटी है, इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो आपको आंध्र प्रदेश राज्य से। कौन से राज्य से है? आंध्र प्रदेश राज्य से। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार और सुन लो ना। देखो, सोलन घाटी कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश।
अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। केटी घाटी कहाँ है? तमिलनाडु। पार्वती घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, है ना। तो ढिमसा लोक नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो आपका अराकू घाटी। अराकू घाटी में जो जनजाति लोग निवास करते हैं ना, उससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। और कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्रांसिस क्रिक, रॉबर्ट हुक और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? जो रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया था? 1665 में, इन्होंने 1665 में सबसे पहले क्या किया था? कोशिका की खोज किया था। इन्होंने 1665 में सबसे पहले क्या किया था जी? कोशिका की खोज किया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। इसीलिए इसे फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? सबसे पहले इन्होंने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन ध्यान रखना, जो आपका रॉबर्ट हुक ने कोशिका को ढूंढा था, वो कैसी कोशिका था? मृत कोशिका था। कैसी कोशिका था? मृत कोशिका था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़, ओके। लेकिन अगर आपसे कल के डेट में क्वेश्चन पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था? इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक लगाना है। हालांकि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो मृत था, लेकिन कोशिका के बारे में उन्होंने ही सबसे पहले बताया था, तो आपको आंसर लगाना है रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तब आपको आंसर लगाना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने कोशिका को खोजा था। इसीलिए इसको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? एस्ट्रोसैट, स्पेससैट, केम्सोसैट और कार्टोसैट बताना है। इसरो द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोसैट। क्या हो जाएगा जी? आपको एस्ट्रोसैट। और इसको कब आपका लॉन्च किया गया था? 28 सितंबर, ठीक है, 28 सितंबर 2015 को, ठीक है, 28 सितंबर 2015 को क्या किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका एस्ट्रोसैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपको एस्ट्रोसैट, है ना। पुनः पढ़ रहा हूँ, इसरो द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका एस्ट्रोसैट हो जाएगा, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था? 28 सितंबर 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड को ले सकता है? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव। इसका सही आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल आपका रिसीवर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे बोलते हैं? ए बी पॉजिटिव। जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल क्या बोलते हैं? रिसीवर, अर्थात ये सबसे ब्लड को ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। इसीलिए क्या करते हैं, जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो सबसे ब्लड को ले सकते हैं। और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड को दे सकता है? तो याद रखना, जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग सबको क्या कर सकते हैं? ये सबको ब्लड दे सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। डोनर मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक दाता मतलब ये सबको ब्लड दे सकते हैं। और ए बी पॉजिटिव क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं, मतलब सार्वभौमिक ग्राही मतलब ये सबसे ब्लड को ले सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड को ले सकता है क्योंकि उसके बॉडी में आपका एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ए बी पॉजिटिव वाले जो लोग होते हैं ना, उसके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसीलिए सबसे ब्लड को ले सकता है। ओ निगेटिव सबको दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलेगा तो ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर बोलेगा तो आपका ओ निगेटिव हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। ये कहाँ स्थित है? आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका मुंबई, लुधियाना, नई दिल्ली और पटना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नई दिल्ली। और इसकी स्थापना हुआ था आपका 1 अप्रैल 1905 को, है ना। इसकी स्थापना कब किया गया था? आपका 1 अप्रैल 1905 को किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, नई दिल्ली, है ना। तो हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1905 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, उदयन ने या महापद्मनंद ने? बताना है कि किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है। तो बिंबिसार ने क्या किया था, इन्होंने अंग को क्या किया था, अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अंग को अपने साम्राज्य में क्या किया था, मिला लिया था, है ना, अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, आपको ध्यान रखना है। और अंग क्या था, अंग एक क्या था जी, अंग क्या था, 16 महाजनपदों में से एक था, ठीक है। 16 महाजनपदों में से, 16 महाजनपदों में से एक था, ठीक है, एक था। और अंग की राजधानी चंपा थी, है ना, अंग की राजधानी चंपा थी, आपको ध्यान रखना है, याद हो गया। तो किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया, बिंबिसार जी ने। अंग 16 महाजनपदों में से एक था, है ना, और इस अंग की राजधानी चंपा थी, आपको ध्यान रखना है। और 16 महाजनपद के बारे में कौन से ग्रंथ से हमको जानकारी प्राप्त होता है, तो बौद्ध धर्म के आपका अगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्रम से हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो, भारतीय गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूछा जा रहा है कि वर्ष 2014 में किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपको कैलाश सत्यार्थी, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है ये, है ना। कैलाश सत्यार्थी जी को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी जो लास्ट ईयर जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था उसमें शांति है ना, आपका शांति नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। मेरा क्वेश्चन क्या है, एक बार पूरा सुन लीजिए। अभी जो लेटेस्ट जो आपका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है, तो उसमें शांति का जो नोबेल पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। यहाँ पास 2014 का पूछा गया है, लेकिन आपको भी लेटेस्ट आपको बताना है उसका आंसर क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत में घने पर्णपाती वन आच्छादन के अंतर्गत सबसे विशाल क्षेत्र वाले राज्य कौन सा है। ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्या पूछा जा रहा है, भारत में घने पर्णपाती वन आच्छादन, है ना, घने पर्णपाती वन आच्छादन में लिख दे रहा हूँ, घने पर्णपाती वन आच्छादन, घने पर्णपाती वन आच्छादन के अंतर्गत सबसे विशाल क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो इसके अंतर्गत सबसे विशाल क्षेत्र वाला राज्य में पहला हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन क्या दिया गया है, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में घने पर्णपाती वन आच्छादन के अंतर्गत सबसे विशाल क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में जाना जाता है। सुंदरवन को, नेल्लोर को, भुवनेश्वर को, चेन्नई को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सुंदरवन, ठीक है। किसको, सुंदरवन। तो सुंदरवन को भारत की चक्रवात राजधानी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, भारत की चक्रवात राजधानी। सुंदरवन को भारत की चक्रवात राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये कौन से राज्य में, तो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में। कौन से राज्य में जी, पश्चिम बंगाल राज्य में। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सुंदरवन, है ना, जो कि कौन से राज्य में, आपका पश्चिम बंगाल राज्य में, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ये सब मैंने पढ़ा दिया आप लोग को साइंस मैराथन क्लास में, थोड़ा मैं स्पीड चलूंगा, भी बहुत सारे हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं। तो पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विटामिन B3, है ना। विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है आपका, नियासिन। इसका केमिकल क्या नाम क्या है आपका, नियासिन। और इसी की कमी से होता है जो आपका पेलाग्रा रोग होता है। और इसी को आपका फोडी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फोडी सिंड्रोम के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये इसका सिम्टम्स क्या होता है, अगर किसी को पेलाग्रा रोग हो गया तो उसके पूरे बॉडी में ना फफोले आ जाते हैं। फफोले मतलब जैसे कि किसी का स्किन जल जाता है, जलने के बाद उसमें पानी आ जाता है ना, तो उसको फफोले बोलते हैं। तो सेम वही सिम्टम्स पूरे आ जाते हैं किसमें, पेलाग्रा रोग में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम क्या है, तो आपका नियासिन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या जिला कलेक्टर के आधिकारिक कार्यों में शामिल नहीं है। मतलब कौन सा जिला कलेक्टर के कार्यों में शामिल नहीं है। पहला, कोषागार और उप कोषागार का पर्यवेक्षण, ये तो शामिल है, पहला बिल्कुल सही है। लावारिस संपत्ति के निस्तारण का आदेश, ये भी शामिल है। स्थानीय निकायों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, ये भी शामिल है। लेकिन जो जेलों का निरीक्षण है ना, जेलों का निरीक्षण ये आपका कलेक्टर के आधिकारिक कार्यों में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड आ जाएगा, है ना। आपका पुलिस और जेलों की निगरानी की जिम्मेदारी आपका जिलाधिकारी की होती है। किसकी होती है, जिलाधिकारी की, ठीक है। जिलाधिकारी होती है। पुलिस और जेलों की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी होती है, जिलाधिकारी की होती है। ये आपका जिला कलेक्टर का आधिकारिक कार्यों में शामिल ये नहीं है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जेलों का निरीक्षण। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जेलों का निरीक्षण। आगे बढ़ते चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
ऑनलाइन खतरों से निपटने में केनरा बैंक की साइबर सुरक्षा विंग की क्या भूमिका है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ग्राहक विश्वास बढ़ाना, परिचालक लागत में वृद्धि, डिजिटल उपयोगकर्ता वृद्धि को कम करना या डिजिटल लेन देन को नज़रअंदाज करना। क्वेश्चन है कि ऑनलाइन खतरों से निपटने में केनरा बैंक की साइबर सुरक्षा विंग की क्या भूमिका है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका ग्राहक विश्वास को बढ़ाना, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ग्राहक विश्वास को बढ़ाना, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखना है। लोक नृत्य शैली गौर मारिया भारत के किस राज्य का मूल आपका निवासी है? गोवा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़। मतलब यहाँ पास थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पास ऐसा क्वेश्चन होना था कि लोक नृत्य गौर मारिया इसको कहाँ किया जाता है, ठीक है। लोक नृत्य शैली गौर मारिया ये भारत के किस राज्य में इसको किया जाता है? तो गोवा, पश्चिम बंगाल, गुजरात या छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, ठीक है। जो आपका गौर मारिया है ना, गौर मारिया जो नृत्य है उसको हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाता है। इसी को आपका बायसन हार नृत्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बायसन हार नृत्य के नाम से जानते हैं। इसको कौन सा जनजाति के लोग करते हैं? मारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका इस नृत्य को बायसन के जो सींग है उसको सिर पर लगाकर इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। और इस नृत्य को आपका बस्तर दशहरा है ना और गोंचा पर्व के दौरान, याद रखना, बस्तर दशहरा और गोंचा पर्व, बस्तर दशहरा और गोंचा पर्व के दौरान इस नृत्य को किया जाता है। और इसी नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य माना है, ठीक है। इसी आपका नृत्य को वेरियर एल्विन नामक एक वैज्ञानिक ने क्या माना है? सर्वश्रेष्ठ नृत्य माना है। आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन पूर्वी यमुना नहर के बारे में सही है? पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, इसका निर्माण 1830 में हुआ था, दूसरा भी बिल्कुल सही है। इस नहर के निर्माण का कार्य शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो याद रखना है जो पूर्वी नहर के बारे में जो जो कथन दिए गए हैं ना सब सही है कि पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, बिल्कुल सही है ना। इसका निर्माण 1830 में हुआ था, 1830 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और इस शहर के निर्माण का कार्य शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त तीनों, है ना, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण 1830 में हुआ था और इस नहर के निर्माण का कार्य शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताज़ा तैयार मिश्रण है। इस मिश्रण का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है ना। इस मिश्रण का अनुपात क्या है? तो आपका 2:4, 2:3, 2:2 और 3:1। क्या बोला जा रहा है? अम्लराज, ठीक है। अम्लराज, देखो जी, अम्लराज बनता कैसे है? अम्लराज ये बनता कैसे है आपको ध्यान रखना है। अम्लराज कैसे बनता है? ये आपका 3 भाग, अम्लराज आपका 3 भाग सांद्र HCl, 3 भाग सांद्र HCl और एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से बनता है। एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से बनता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से बनता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से बनता है, ठीक है। तो 3 भाग सांद्र HCl को और एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल को, तो 3 भाग आपका सांद्र HCl है ना और एक भाग आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल, मतलब HNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं ये। तो देख लो 3:1 आना चाहिए, इसका सही आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अम्लराज आपका 3 भाग सांद्र HCl को और एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से बनता है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका राष्ट्रपति जी के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या पराग प्रशस्ति की रचना की। मतलब पूछा जा रहा है कि किसके दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या पराग प्रशस्ति की रचना की है? समुद्रगुप्त के या भोलागुप्त के या विक्रमगुप्त के या चंद्रगुप्त के, ठीक है। तो जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि है इसका नाम क्या है आपका? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जिसका नाम हुआ हरिसेन ने क्या किया आपका? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या इसी को पराग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, इसकी रचना की है, ठीक है। और हरिसेन ने अपने पराग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अभियानों का वर्णन किया है, उनके विजय अभियानों का वर्णन किया गया है। तो कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि हरिसेन किसके आपका दरबार से संबंधित है? तो आपका समुद्रगुप्त के दरबार से संबंधित थे। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हरिसेन ने अपने रचना पराग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में पूरा बताया हुआ है, ये आपको
याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है? बताओ जी मालदीव की राजधानी क्या है? देखो आपका मालदीव की राजधानी ऑप्शन है कावारत्ती, माले, कोलंबो, अबू धाबी। तो मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगा आपका? माले हो जाएगा। कावारत्ती किसकी राजधानी है? कावारत्ती तो आपका लक्षद्वीप की राजधानी है। कोलंबो किसकी राजधानी है? श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है। और अबू धाबी किसकी राजधानी है? संयुक्त राज्य अमेरिकात, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिकात। ये तो भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर आपका माले हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी क्या आपका? कोलंबो हो जाएगा। उसके बाद आपका संयुक्त राज्य अमीरात है ना, संयुक्त राज्य अमीरात इसकी राजधानी क्या है? तो आपका अबू धाबी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी क्या हो जाएगा जी? आपका अबू धाबी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। कावारत्ती किसका है? लक्षद्वीप का, है ना। उसके बाद मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी हो जाएगा आपका अबू धाबी। क्या हो जाएगा जी? आपका अबू धाबी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का स्वरूप नहीं है? हीरा तो है, ग्रेफाइट भी है, C60 भी है, मीथेन नहीं है जी, याद रखना मीथेन नहीं है ना। आपका कार्बन का स्वरूप नहीं है, पूछा गया हीरा है कार्बन का स्वरूप, ग्रेफाइट भी है, C60 भी है, मीथेन नहीं है। इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका इकबाल ने, MK गांधी ने, भगत सिंह ने या आपका SC बोस ने? तो याद रखना है जो इंकलाब जिंदाबाद इसका नारा किसने दिया था? इसका नारा दिया था आपका भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। और इस नारा का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? मौलाना हसरत मोहानी ने, ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी ने इस नारा का सबसे पहला प्रयोग किया था। लेकिन इस नारा को किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहली बार इस नारा का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में किया था, ध्यान रखना है ना। लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भगत सिंह। क्या हो जाएगा आपका? भगत सिंह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? इजी क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क, बर्लिन, बंगाल, लंदन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी PCS एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया का एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में, बर्लिन में, बंगाल में या लंदन में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका लंदन में। कहाँ आपका? लंदन में। और कब किया था? तो 1866 में। कब किया था? 1866 में। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहाँ? लंदन में। ये आपको ध्यान रखना है ना। तिथि भी इंपॉर्टेंट है और कहाँ किया है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लंदन में किया है 1866 को। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI में 1 हॉर्स पावर विद्युत किसके बराबर होता है ना। मतलब 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सेकंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सेकंड ऑप्शन, 746 वाट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या? देखो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915, 1921, 1934, 1910। तो जो महात्मा गांधी ना वो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे। कब लौटे जी? 9 जनवरी 1915 को लौटे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन 1915 हो जाएगा। क्या होगा आपका? 1915, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत का मुख्य याम्योत्तर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? मतलब जो भारतीय मानक समय रेखा है ना, वो कौन से राज्यों से नहीं गुजरता? तो जो भारतीय मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला आपका MP हो जाएगा, दूसरा आपका UP हो जाएगा, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश AP हो जाएगा, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा आपका उड़ीसा, ठीक है। तो जो भारतीय मानक समय रेखा आपका भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का मुख्य याम्योत्तर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? तमिलनाडु, है ना। बाकी उत्तर प्रदेश से तो गुजरता है, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। ये आपको याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या सुंदरवन। तो कहाँ आपका प्रवाल भित्तियां नहीं पाया जाता आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सुंदरवन, ठीक है। तो सुंदरवन जो कि कहाँ जी? आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल, जो कि आपका मैग्रो वन के लिए फेमस है ना, मैग्रो वन के लिए। तो सुंदरबन में आपका प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। भारत में जो प्रवाल भित्तियां मन्नार की खाड़ी में, ठीक है, भारत में प्रवाल भित्तियां मन्नार की खाड़ी हो जाएगा आपका, है ना। कच्छ की खाड़ी,
भारत में प्रवाल भित्तियाँ मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप इन सभी जगहों में पाया जाता है क्या, आपका प्रवाल भित्तियाँ। लेकिन आपका सुंदरबन में नहीं पाया जाता, और सुंदरबन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, जो मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्य सूची दी गई है। देखा जाए तो हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है, आपका 12 है ना, 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में पूछा जा रहा है कि किस अनुसूची में राज्य सूची दी गई है, किस अनुसूची में राज्य सूची दी गई है, तो छठा में, आठवां में, पाँचवां में या सातवां में। तो सातवां अनुसूची में सूची विभाजन के बारे में बताया गया है। सातवां अनुसूची में सूची विभाजन के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा आपका केंद्र सूची है ना, और दूसरा हो जाएगा आपका राज्य सूची, और तीसरा हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के संबंध में नियम और कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के संदर्भ में नियम और कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची के संदर्भ में नियम और कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्य सूची दी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 7वीं अनुसूची में, है ना। 8वीं अनुसूची में तो भाषा के बारे में बताया गया है, आप लोग को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, सिक्किम को पूर्ण रूप से पूर्ण में, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मिस्टेक है इसमें। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वर्ष में भारतीय संघ के पूर्ण राज्य, देखो मतलब पूछा जा रहा है कि सिक्किम को कौन से वर्ष में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, है ना। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। कौन से वर्ष में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, 1978 को, 1972 को, 1980 को या 1975 को। बताना है कि कौन से वर्ष में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1975 को, है ना, 1975। तो आपका 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत 16 मई 1975 को जी, 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था भारत का, ठीक है। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था, 22वां राज्य बनाया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका चौथा 1975। कौन से संविधान संशोधन, तो 36वें संविधान संशोधन, ठीक है। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वें क्रम का राज्य बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो जी, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था दुनिया भर में बाल श्रम और दासता को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से कार्य और कानूनों को क्रियान्वित करती है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। क्या होगा इसका सही आंसर, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो, नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है ना, आपका प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है, बोला जा रहा है नवनिर्वाचित लोकसभा में। तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, भूतपूर्व अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य को और राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। तो नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है, तो जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है ना, उसी को क्या किया जाता है, आपका प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। जो बाकी जो सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलवाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, ये आपको याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप एक पुलिस अधीक्षक हैं, नज़दीकी बैंक से आप ऋण मांग रहे हैं, है ना, आप ऋण मांगने के लिए बैंक गए हो। बैंक प्रबंधक एक परिचित है, आपका जो परिचित है बैंक प्रबंधक, और वह आपको एक विशेष सौदे प्रस्ताव देता है जिसमें आप ऋण में अधिक राशि प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उसके साथ अतिरिक्त साझा करने के लिए सहमत है तो आपकी कार्यशैली क्या होगी। पहला, कपटपूर्ण इरादों के लिए प्रबंधक को गिरफ्तार करें। दूसरा, यह सत्यापित करने के बाद ही प्रस्ताव में ले कि क्या प्रबंधक अपने हिस्से पर ब्याज का भुगतान स्वयं करने को तैयार है। तीसरा, सोशल मीडिया पर मैनेजर को बेईमानी करने के लिए बदनाम किया। और चौथा, प्रस्ताव स्वीकार करें लेकिन उसे ऋण की पूरी राशि पर ब्याज का भुगतान करने का प्रयास करें। तो ये कंडीशन दिया है, कंडीशन को पढ़ने के बाद आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। पहला, कपटपूर्ण इरादों के लिए प्रबंधक को गिरफ्तार करें, ठीक है। कपटपूर्ण आपका इरादों के लिए प्रबंधक को क्या करें, गिरफ्तार कर ले। भले ही आपका वो पहचान का है, लेकिन अगर वो कपटपूर्ण इरादा से आपको बता रहा है कि मैं आपको ज़्यादा ऋण दे सकता हूं करके, तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसको गिरफ्तार करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है।
K16 है ना, यहाँ पास क्वेश्चन दिया गया यहाँ पास K, इसके बाद क्या दिया है 16 दिया है ना, उसके बाद R के बाद क्या आएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो तो देखते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ A B C D E F G H I J K L M, फिर N O P Q R S T U V W X Y Z, ये हो गया। अब K का 16 दिया है, K कहाँ है आपका हमारा K, ये K है ना, और K का 16 मतलब देखो K का जस्ट अपोजिट कौन सा है आपका P है, और P का क्रम कौन सा है, P का क्रम देखो, P का क्रम आपका 16 है, P का क्रम आपका 16 है ना, तो K का अपोजिट P है और P के क्रम 16 को लिखा गया है। वैसे ही देखो, वैसे R का अपोजिट देखो, R का अपोजिट क्या है, R का अपोजिट, ये R का अपोजिट क्या है, ये I है, तो I का क्रम क्या होगा, I का क्रम क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, है ना, देख लो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो I का क्रम क्या होगा आपका 9 होगा, तो ये पहला आपका बिल्कुल सही है, बहुत ईजी है। यहाँ पास K का 16 कैसा है, यहाँ पास देखो K का अपोजिट P और P का नंबर कितना होता है 16, वैसे देखो यहाँ पास R है, तो R का अपोजिट क्या होगा आपका I, तो I का नंबर कितना होगा जी आपका 9 हो जाएगा, इजी है ना, तो इसका सही आंसर पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पास दिया है उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 6, उसके बाद 102, फिर 11, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या आएगा यहाँ पास बताना है। 6:102, उसके बाद है आपका 11, फिर यहाँ पास क्या आएगा आपको बताना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर आप 6 को 17 से गुना करोगे तो कितना आएगा आपका, 17 6 का 102 हो जाएगा। वैसे ही आप 11 को 17 से गुना कर दो, ठीक है, 17 कम 17 का 7 हासिल 1, 17 कम 17 और 1 18, 187, तो 187 आना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। क्या होगा इसका सही आंसर, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, देखो दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका LPS, इसका सही आंसर आपका LPS आएगा। थोड़ा सा ये टाइम ले लेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैं इसीलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करके देखना है, इजी क्वेश्चन है ना, आपको इसको सॉल्व करके देखना है। इसका सही आंसर आएगा आपका LPS आएगा, जिसको सॉल्व करके आपको देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए मैं ज़्यादा टाइम हो जाएगा करके इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कुछ भाषाओं में लास्ट को NCQR के रूप में लिखा गया है। देखो LAST जो छोटा छोटा है, मैं जल्दी सॉल्व करा दे रहा हूँ। LAST इसको NCQR के रूप में क्या किया गया है, इसको लिखा जाता है ना, लास्ट को NCQR के रूप में लिखा जाता है। देखो तो L के बाद क्या आएगा, LMN है ना, तो L से क्या हुआ +2 हुआ, तभी तो क्या हुआ N हुआ। A के बाद ABC, तो A के बाद आपका +2 हुआ, तभी तो क्या हुआ आपका C हुआ। S है ना, S के बाद इधर क्या है Q है, उसके बाद T के बाद क्या आपका R है, ये तो लिखा है ना, तो Q आपका Q के जस्ट S और Q में कैसा है, देखो PQRS है ना, PQRS मतलब यहाँ से S Q से आपका 2 पीछे है और T आपका R से 2 पीछे है ना, RST समझ आ रहा है ना, आपका S है वो Q से 2 पीछे है और T आपका R से 2 पीछे है। ये आपका ये सीक्वेंस बना है, तो क्या सीक्वेंस बना है, +2 +2 -2 -2 है ना। तो क्या पूछा जा रहा है, किसको बताना है, जंप को बताना है, JUMP को बताना है। तो J से हम लोग 2 आगे जाएंगे तो J क्या होगा आपका, J से 2 आगे जाएंगे तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखो जी, चलो क्या बोला जा रहा है, हमको J से 2 आगे जाना है, तो J से हम लोग 2 आगे जाएंगे तो क्या होगा, देखो J से 2 आगे गए तो L आ जाएगा। U के बाद हमको 2 आगे जाना है, तो U के 2 आगे जाएंगे तो W आ जाएगा। M से 2 पीछे जाएंगे, M से 2 पीछे जाएंगे तो K आएगा। P से 2 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, N आएगा। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, +2 फिर -2 ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 410, 210, 110, 60, 35। बताना इसके बाद क्या नंबर आएगा, है ना, मैं लिख दे रहा हूँ। 410 है, उसके बाद 210 है, उसके बाद 110 है, फिर आपका 60 है, फिर आपका 35 है। ठीक है, चलो बताना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो 410 में 210 घटाओगे तो कितना आएगा, 200। 210 में 110 100 आएगा। 110 में 60 घटाओगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 60 में 35 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 25 आएगा। मतलब क्या हो रहा है, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, तो कितना दूनी 25 होगा जी आपका 12.5। मतलब यहाँ पर जो भी आपका नंबर आएगा वो आपका 12.5
12.5 उसका डिफरेंस आना चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22.5, ठीक है। तो अगर आप 35 और 22.5 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना का 12.5, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 22.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर 22.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो, एक व्यक्ति ने तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक व्यक्ति है वो एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति है महिला की ओर इशारा कर रहा है और बोल रहा है कि वह महिला मेरे पुत्र के बहन के, वह महिला मेरे पुत्र के बहन के, मेरे पुत्र के बहन के मामा, मतलब मेरे पुत्र के बहन मतलब मेरी पुत्री, है ना। वह महिला, क्या बोला जा रहा है कि वह महिला मेरे पुत्र के बहन, तो मेरे पुत्र के बहन मतलब क्या हो जाएगा, मेरी पुत्री हो जाएगा। मेरी पुत्री के मामा की, मेरी पुत्री के मामा की एकमात्र बहन है ना। मेरी पुत्री के मामा की एकमात्र बहन है, मतलब मेरी पुत्री के जो मामा है उसी की बहन है। तो तस्वीर की वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, सीधा से समझ में आ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। सीधा समझ में आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और चयन कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन, बारिश के बिना फसलें अच्छी नहीं होगी, फसलें अच्छी थी। निष्कर्ष, बारिश हो रही थी। दूसरा, खाद की वजह से फसलें अच्छी थी। अब आपसे पूछा जा रहा है, पहला केवल एक अनुसरण करता है, दूसरा केवल 2 अनुसरण करता है, तीसरा यदि तीसरा है न तो एक अनुसरण करता है और न ही 2 अनुसरण करता है, चौथा एक और दोनों अनुसरण करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कथन है बारिश के बिना फसलें अच्छी नहीं होगी और यहाँ पास दिया है फसलें अच्छी थी, है ना। फिर पूछा जा रहा है कि निष्कर्ष से बारिश हो रही थी और दूसरा खाद की वजह से फसलें अच्छी थी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल एक अनुसरण करता है। क्या है, केवल एक अनुसरण करता है, क्योंकि बोला जा रहा है ना कि आपका बारिश के बिना फसलें अच्छी नहीं होगी, लेकिन फसलें अच्छी थी। ये तो बारिश हो रही थी इसलिए फसलें अच्छी थी, है ना। बारिश हो रही थी इसलिए फसलें अच्छी थी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपको पहला वाला। तो केवल एक अनुसरण करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग और बैठ के बनाइएगा। मैं देखो ज़्यादा टाइम हो जाएगा करके मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग को और बैठ के एक बार सोचना है, बढ़िया बनाना है। यदि बीता हुआ कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन पहले, देखो यदि बीता हुआ कल क्या था, गुरुवार था, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, देखो यदि बीता हुआ कल क्या था, गुरुवार था, बीता हुआ कल, ठीक है। एक सेकंड जी, क्या हो गया, चेंज करता हूँ। देखो यदि बीता हुआ कल गुरुवार था, बीता हुआ कल क्या था, पर गुरुवार था, गुरुवार, बीता हुआ कल क्या था, गुरुवार। तो आज क्या है बोलो, आज क्या हो जाएगा, आज शुक्रवार है, तभी तो बीता हुआ कल गुरुवार होगा, ठीक है। तो आज से 73 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, तो आज से 73 दिन पहले, तो 73 को मैं 7 से भाग देता हूँ तो कितना का 7 धाम 70, कितना शेष फल बच गया, शेष फल कितना बचा, 3 बचा। शेष फल कितना बचा आपका, 3 बचा। तो आपका आज शुक्रवार है तो शुक्रवार से 3 दिन पहले तो आपका क्या हो जाएगा जी, आपका मंगलवार, उसके बाद आपका बुधवार के बाद आपका गुरुवार के बाद आपका शुक्रवार। तो आपको शुक्रवार से 3 दिन पहले जाना है, 1 2 3, तो यही आपका आंसर होगा मंगलवार। इसका सही आंसर क्या होगा आपको, मंगलवार। तो यदि बीता हुआ कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलवार। इसको और आप लोग बढ़िया बैठ के बनाइएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वेन आरेख में त्रिभुज नित्यांगना को दर्शाता है, ठीक है। देखो जो बता रहा है उसको देखते हैं। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, नित्यांगना को, ठीक है। और वृत्त अभिनेता को, जो वृत्त है किसको दर्शा रहा है, अभिनेता को दर्शा रहा है, ठीक है। और आयत किसको दर्शा रहा है, ये निर्माता को, आयत निर्माता को दर्शा रहा है। तो बताना है आप लोग को कि अक्षरों का कौन सा समूह उन नित्यांगना को दर्शाता है जो न तो अभिनेता और न ही निर्माता है। तो अक्षरों का कौन सा समूह उन नित्यांगना को दर्शाता है जो न तो अभिनेता है और न ही निर्माता है, ठीक है। तो देख लो F A C और B, देख लो जी डायग्राम से देखिए। आपको बताना है कि अक्षरों का कौन सा समूह उन नित्यांगना को दर्शाता है जो न तो अभिनेता है और न ही नित्यांगना है, न ही आपका निर्माता है ना, न ही अभिनेता और न ही निर्माता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखो बी है ना, ये बी क्या है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो बी है ना तो क्या है आपका अभिनेता है और ना ही क्या है ये आपका निर्माता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। इजी समझ में आ रहा है डायग्राम से देखने से, है ना। इसका आंसर क्या आएगा आपका, बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए अब 36 का क्वेश्चन है, बस आधा घंटे का क्लास और बचा फिर खत्म हो जाएगा।
वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में 8वां 9वां 11वां 12वां बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9वां स्थान है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैं अब चीज़ों को बार बार लिखूंगा नहीं, है ना, आपको ध्यान से सुनना है। तो वर्तमान में देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ का देश में 9वें क्रम का स्थान है। हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पूरे भारत में 9वें क्रम का राज्य है ना। और जो हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। कितना है? 4.11% है। ये आपको ध्यान रखना। चलो, ये डाटा वाला है, लिखाना ही पड़ेगा, मतलब लिखा के बताना पड़ेगा। 2011 की जनगणना के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है आपका? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है जी? आपका 4.11% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा पोजीशन है? तो 9वें क्रम का पोजीशन है। पहले ये 10वां था, लेकिन जब से आपका जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है ना, तब से 9वें क्रम का हो गया है। तो ये इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान स्थित है? तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान कहाँ स्थित है? तो आपका कोरिया जिला में। ठीक है, कोरिया जिला में। और आप सभी को पता होगा जी, भारतीय जो कर्क रेखा है वो हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले से होकर जाती है? तो मनेन्द्रगढ़ हो जाएगा, मनेन्द्रगढ़ के बाद आपका सूरजपुर हो जाएगा, सूरजपुर के बाद आपका बलरामपुर हो जाएगा, मनेन्द्रगढ़ सूरजपुर बलरामपुर है ना। उसके बाद हो जाएगा आपका कोरिया। ये मनेन्द्रगढ़ सूरजपुर बलरामपुर कोरिया, इन सबसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भारतीय मानक समय रेखा कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है? देखो, भारतीय मानक समय रेखा कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा आपका, सबसे पहला हो जाएगा आपका सूरजपुर हो जाएगा। सूरजपुर के बाद आपका बलरामपुर के बाद आपको ध्यान रखना है कोरबा के बाद आपको ध्यान रखना है जांजगीर चांपा के बाद आपको ध्यान रखना है बलौदा बाजार के बाद आपको ध्यान रखना है महासमुंद के बाद आपको ध्यान रखना है गरियाबंद। तो इन सभी जिलों से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है हमारे छत्तीसगढ़ के, और इन चारों जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और भारतीय मानक समय रेखा है ये हमारे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, इन सभी जिलों से होकर गुजरती है। और क्वेश्चन क्या था कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटाव स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? देखो, मध्य प्रदेश से किस दिशा की ओर बता रहा हूँ। देखो, पूर्व में उड़ीसा है ना, पश्चिम में आपका महाराष्ट्र है, उत्तर में आपका यूपी है, दक्षिण में आपका आंध्र प्रदेश है, उत्तर पूर्व में आपका झारखंड है ना, और उत्तर पश्चिम में क्या है? आपका एमपी है, और आपका दक्षिण पश्चिम में क्या है? तेलंगाना है। ये 7 राज्य है जो हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पष्ट करता है। ठीक है, कौन कौन सी दिशा में मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से किस दिशा की ओर? तो मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा? ये पूर्व, और ये आपका दक्षिण है ना, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ की किस दिशा से आपका किस दिशा की ओर मध्य प्रदेश है बोलेगा तो हम बताएंगे उत्तर पश्चिम, लेकिन यहाँ पास क्या पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश के आपका पूर्व और क्या हो जाएगा? नीचे वाला भाग, मतलब दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसका सही आंसर बी ऑप्शन इसका क्या होगा? आपको सही हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 33 जिलों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितना है? तो 33 जिलों के आधार पर 22 है, और 33 जिलों के आधार पर भू आविष्ठित जिले, ठीक है, भू आविष्ठित जिले की संख्या कितना है? तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 22 और 11 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब ये 33 आपका 11 भू आविष्ठित जिला कौन कौन सा आप सभी को पता होगा। अगर मैं सरगुजा संभाग की बात करूँ तो सरगुजा संभाग में आपका सरगुजा हो जाएगा। बिलासपुर संभाग में आपका कौन कौन सा जिला हो जाएगा? आपका कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और शक्ति, है ना। उसके बाद आपका रायपुर संभाग में आपका रायपुर और बलौदा बाजार, आपका दुर्ग संभाग में आपका दुर्ग, बालोद और बेमेतरा, और बस्तर संभाग में आपका बस्तर। ये सब क्या आपका भू आविष्ठित जिले हैं, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 33 जिलों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस शैल समूह का हिस्सा है? धारवाड़ का, आर्कियन का, कडप्पा का या गोंडवाना का? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आर्कियन। ठीक है, तो डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें ये आर्कियन शैल समूह का हिस्सा है ना। और ये आर्कियन शैल समूह हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम शैल समूह है, सबसे प्राचीनतम शैल समूह है। इसको सबसे प्राचीनतम शैल समूह के नाम से भी जानते हैं। धारवाड़ शैल समूह किसके लिए फेमस है? तो ये आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। ये आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मुख्य रूप से पाया जाता है, धारवाड़। ठीक है, और जो कडप्पा है, कडप्पा आपका चूना पत्थर के लिए फेमस है, चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ के मैदान में कडप्पा क्रम की चट्टान पाया जाता है। गोंडवाना ये किसके लिए फेमस है? कोयला के फेमस है ना, कोयला के लिए क्या आपका फेमस है, आपको ध्यान रखना है, किसके लिए? कोयला के लिए फेमस है। तो डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस शैल समूह का हिस्सा है? तो आर्कियन शैल समूह का हिस्सा है, जो सबसे प्राचीनतम शैल समूह है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ धारवाड़ से हमको लौह अयस्क की प्राप्ति होता है, कडप्पा से चूना पत्थर, गोंडवाना से कोयला की प्राप्ति होता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? बीजापुर, कोरिया, जसपुर, जांजगीर चांपा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोरिया में। ठीक है, जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है वो कोरिया में है। देवगढ़ की पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी स्थित है? कबीरधाम, कोरबा, नारायणपुर और राजनांदगांव? तो किस जिले में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव जिले में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी स्थित है। साथ ही साथ एक और आपको नाम याद रखना है, पहला तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी और दूसरा आपका कुलझारी पहाड़ी। ठीक है, कुलझारी पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी और कुलझारी पहाड़ी, ये कहाँ है आपका? राजनांदगांव जिला में, आपको याद रखना है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? छोटा नागपुर का पठार ये तो है ना, बघेलखंड का पठार ये भी है, दंडकारण्य का पठार ये भी है, तो कौन सा नहीं है? तो ब्रह्मगिरी का पठार नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। चौथा, तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। ऐसा नहीं है भैया कि छत्तीसगढ़ में तापमान कैसे वर्ष भर सामान्य रहेगा, ठंडी में ठंडी लगता है, गर्मी में गर्मी लगता है, तो चौथा तो गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में जो 90% जो मानसून होता है ना, वो बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, ये गलत है ना। और छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवा नहीं आती है भैया, ये भी गलत है। तो कौन सा सत्य है पूछा गया, तो आपको तीसरा वाला कथन सत्य है, बाकी तीनों जो कथन है वो आपका असत्य हो जाएगा, है ना। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से आता है, 90% जो मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? डोरसा मिट्टी, जो डोरसा मिट्टी होता है ना, ये आपका काली मिट्टी, डोरसा मिट्टी आपका काली मिट्टी और आपका लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का, है ना, लाल पीली मिट्टी। डोरसा मिट्टी काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण होता है। काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ी में कन्हार माटी के नाम से जानते हैं और लाल पीली मिट्टी को मटासी माटी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो देखो कन्हार और मटासी और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, कन्हार और मटासी, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी बोलते हैं, भर्री मिट्टी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। ठीक, किसको? काली मिट्टी को। कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है। काली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ये ध्यान रखना है। लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ी में मटासी माटी के नाम से जानते हैं। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। लेटेराइट मिट्टी को छत्तीसगढ़ी में भाठा मिट्टी के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कछारी माटी के नाम से जाना जाता है और लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किसमें बताया गया है? मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण में, वायु पुराण में? सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किसमें बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वायु पुराण में। किसमें? वायु पुराण में जी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु पुराण। बाकी महानदी के बारे में तो पता ही होगा, महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल 286 किलोमीटर में ही प्रवाहित होती है। महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? आपका धमतरी जिला के सिहावा पर्वत से हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। इसी महानदी पर सबसे बड़ा जो बांध है, हीराकुंड बांध है, उसको बनाया गया। सबसे लंबा जो बांध है ना, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध को बनाया गया कौन सी नदी पर? महानदी पर, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी पूछा जा रहा है। पैरी तो आपका महानदी की है। ठीक है, ये महानदी की सहायक नदी है। कोटरी तो इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद
हसदो नदी, हसदो नदी ये किसकी है आपका, ये भी आपका महानदी की है, महानदी की। तो खारून नदी आएगा इसका सही आंसर, है ना। तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी है, खारून नदी, खारून नदी हो जाएगा, खारून नदी, है ना। उसके बाद तांदुला नदी हो जाएगा, मनियारी नदी हो जाएगा, मनियारी नदी, खरखरा नदी हो जाएगा, खरखरा। ये सब कौन सी नदी की सहायक नदी है, सब शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। और स्वयं शिवनाथ किसकी सहायक नदी है, शिवनाथ ये आपका महानदी की सहायक नदी है, शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है, याद रखना। शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको खारून हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीपाडी किन नदियों के संगम पर स्थित है, कान्हा, खारून, सूर्या, गलफूला। डीपाडी जो एक पुरातात्विक स्थल है वो कौन से नदी के संगम पर स्थित है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका कान्हा, सूर्या और गलफूला, मतलब 1, 3, 4, 1, 3 और 4। बलरामपुर जिला में है डीपाडी, जो कि आपका कान्हा, सूर्या और गलफूला नदी के तट पर है, संगम पर है। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 1, 3 और 4। क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। डीपाडी कहाँ जी, बलरामपुर में, एक पुरातात्विक स्थल है, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। बाकी जलाशय एवं कुंवरपुर जलाशय किस जिले में है, कोरिया, जसपुर, सरगुजा और कोरबा। बाकी जलाशय, कुंवरपुर जलाशय, ये कहाँ है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बाकी जलाशय और कुंवरपुर जलाशय कहाँ है, तो ये कहाँ है आपका सरगुजा जिले में, कहाँ है जी आपका सरगुजा जिले में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कुछ क्वेश्चन और है। कोसार टोडा, कोसार टोडा परियोजना किस जिले में है, ये जो आपका कोसार टोडा परियोजना है ना, आपका बस्तर जिला में इंद्रावती नदी पे है, ठीक है। कोसार टोडा परियोजना कहाँ है, ये आपका बस्तर जिला में है। कौन सी नदी पे, आपका इंद्रावती नदी, है ना, इंद्रावती नदी पे है। इसका सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। कोसार टोडा परियोजना बस्तर जिला में इंद्रावती नदी पे है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कृषि के महत्व को देखते हुए किस वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया, वर्ष 2010-11 है ना, ये 10-11 है ना ये। उसके बाद 11-12, फिर 12-13, फिर 13-14 बताना है। कृषि के महत्व को देखते हुए किस वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2012-13, ठीक है। वर्ष 2012-13 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जी, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कथन छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है, कारण यह महानदी एवं उसकी सहायक नदियों से सिंचित है। बिल्कुल सही है, हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान में मुख्य रूप से महानदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो जो मैदानी वाला जो इलाका है वो मुख्य रूप से महानदी और उसकी सहायक नदियों से सिंचित है, इसीलिए तो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है। तो कथन कारण दोनों सत्य है एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। लाख का कीट निम्न में से किस वृक्ष पर पाया जाता है, पलाश, कुसुम, बेर, उपयुक्त सभी। तो पूछा जा रहा है कि लाख का जो कीट होता है वो किस वृक्ष पर पाया जाता है, पलाश में भी पाया जाता है भैया, कुसुम में भी पाया जाता है, बेर में भी पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य कहाँ है, नैसर्गिक बताना है, प्राकृतिक रूप से जो मगरमच्छों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है बताना है। भैंसादरा, भोरमदेव, पामेड़, उदयंती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, भैंसादरा, जो कि कहाँ है आपका, ये बस्तर जिला में है। भैंसादरा कहाँ है आपका, बस्तर जिला में, कांगेर घाटी परिसर में है ये भैंसादरा, जहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो, गेवरा, दीपकम, कुसमुंडा किस नाम से जाने जाते हैं, बॉक्साइट खदान, सोना खान, कोयला खान और लौह खदान। बताना है गेवरा, दीपकम, कुसमुंडा जो कहाँ से संबंध है, इसका संबंध कोरबा जिले से है, जो कि कोयला खदान के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है, कोयला खदान के लिए फेमस है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। और कौन से जिले से संबंधित है, तो आपका कोरबा जिले से संबंधित है। कुदरवाही में किस खनिज का संचित भंडार है, कुदरवाही, कुदरवाही ऑप्शन है लौह अयस्क, चूने का पत्थर, डोलोमाइट या बॉक्साइट। तो कुदरवाही ये कौन से जिले में पड़ता है जी, कुदरवाही पड़ता है आपका, ये आपका पड़ता है कुदरवाही कोंडागांव जिला में, कोंडागांव जिला में पड़ता है कुदरवाही। और कुदरवाही में किस खनिज का संचित भंडार है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, बॉक्साइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। और कौन से जिला में कुदरवाही, तो कोंडागांव जिला, याद रखना है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खनिज विकास निगम का गठन कब किया गया था, 7 जून 2001, 7 जुलाई 2001, 7 अगस्त 2001 या 7 सितंबर 2001। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खनिज विकास निगम का गठन कब किया गया था, तो 7 जून 2001 को। कब किया गया था, 7 जून 2001 को किया गया था। इसके अंतर्गत 5 परियोजना संचालित है। कितने परियोजना, 5 परियोजना संचालित है ना, 5 परियोजना संचालित है इसके अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान रखना है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा।
देखो छत्तीसगढ़ में किस औद्योगिक विकास केंद्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है? उरला, बोरई, सिलतरा, सिरगिट्टी, बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? उरला, रायपुर। सबसे अधिक रोजगार उरला, रायपुर यहाँ से दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो आपका सिलतरा हो जाएगा। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? आपका सिलतरा है। लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार है ना, सबसे ज़्यादा जो रोजगार है वो कौन सा औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा दिया गया है? तो आपको बताना है उरला, जो कि कहाँ है आपका? रायपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 70.28%, 75.01%, 65.01% या 68.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत कितना है? आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 70.28%। कितना हो जाएगा? 70.28%। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जिसमें से अगर पुरुष साक्षरता दर पूछेगा, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर आपको बताना है। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.27% और महिला साक्षरता दर आपका 60.23% है ना। ये 80.27% किसका है? पुरुष साक्षरता दर है और महिला का 60.23% है। लेकिन ओवरऑल देखिए साक्षरता परसेंट कितना है? तो आपको 70.28%। सबसे साक्षर जिला सभी को पता होगा, दुर्ग जिला सबसे साक्षर जिला है। तो उसके बाद तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? दंतेवाड़ा में, राजिम में, चंपारण में, रतनपुर में। याद रखना है, जो तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल ये किस पुरातात्विक पर्यटन में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रतनपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? आपका रतनपुर हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है, सीधा नाम याद रखना है, वो जगह का नाम है, इसमें समझने वाला कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात एवं नदी सुमिलित नहीं है? अमृतधारा, हसदेव, रानी दरहा, सबरी, केंदई, अरपा, सातधारा, इंद्रावती। ऑप्शन को देखने से पता लग रहा है इसमें जो केंदई जलप्रपात है ये आपका केंदई नदी पर है। केंदई नदी पर है, जो कि कौन से जिले में? कोरबा जिले में। तो ये वाला हमारा क्या है? सही नहीं है, ये हमारा सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बाकी 7 धारा इंद्रावती में है, रानी दरहा आपको सबरी में है, ठीक है, अमृतधारा हसदेव पे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। रामायण से, सामवेद से, श्रीमद् भागवत गीता से, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है आपका? परित्राणाय साधुनाम, ठीक है। परित्राणाय साधुनाम ये आदर्श वाक्य है पुलिसों का। तो इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है श्रीमद् भागवत गीता से। कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत गीता से। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है? अधिनियम में 13 अध्याय, 133 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। अधिनियम में 14 अध्याय, 120 धाराएं और 3 अनुसूचियां हैं। अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। अधिनियम में 16 अध्याय, 125 धाराएं और 5 अनुसूचियां हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। क्या है? अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं और क्या आपका 4 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। देखो स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किस शासकों ने बनाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलचुरी शासकों ने, मराठा शासकों ने, या काकतीय शासकों ने, या नागवंशी शासकों ने? तो स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? तो कलचुरी शासकों ने बनाई थी, ठीक है। पंचकुल जो संस्था थी इसमें आपका सदस्य हुआ करते थे, इसमें है ना 5 से 10 सदस्य हुआ करते थे किसमें? आपको पंचकुल संस्था में। और इनके सदस्यों को मेहत्तर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेहत्तर कहा जाता था। ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम या प्रतापमल? इसका सही आंसर क्या होगा? किस कलचुरी शासक ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? तो जाजलदेव प्रथम ने। किसने? जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार करने में क्या कर दिया था? उसको मना कर दिया था। और त्रिपुरी की अधीनता को ना स्वीकार करने के उसके उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया था? जाजलदेव प्रथम ने क्या किया था? पहली बार सोने का सिक्का जारी किया था, जिसमें आपका गज शार्दुल और श्रीमद् जाजलदेव अंकित करवाया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर आपको जाजलदेव प्रथम हो जाएगा, जिन्होंने जांजगीर चांपा शहर की स्थापना किया था। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? हरचौका, मनेन्द्रगढ़, घाघरा, कोटाडोल? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोटाडोल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जी आपका कोटाडोल हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। जो आपका सरगुजा की जो रामगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो आपका जोगी मारा की गुफा है, यहाँ से हमको मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी भाषा पाली और लिपि आपका ब्राह्मी है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्न व्यक्ति सूबेदार नियुक्त हुए हैं, तो इस क्रम को बताना है। सबसे पहले तो आपका कौन हो जाएगा, महिपत राव दिनकर, पहला महिपत राव दिनकर, उसके बाद दूसरा विट्ठल राव दिनकर, उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका केशव गोविंद, है ना, ये ऑप्शन के हिसाब से तीसरा केशव गोविंद, और चौथा क्या हो जाएगा आपका बीकाजी गोपाल, चौथा आपका बीकाजी गोपाल। तो देख लो आपका, है ना, महिपत राव किस में है, 2 में है, विट्ठल राव 3 में है, केशव गोविंद आपका 4 में है, और बीकाजी गोपाल 1 में है। 2 3 4 1 कहाँ मिल रहा है जी, 2 3 4 1, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन और है फिर खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नर सत्याग्रह के निम्नलिखित में से कौन कौन नेता थे। घनश्याम सिंह गुप्त, ये घनश्याम सिंह गुप्त तो दुर्ग से बिलोंग करते थे, ये तो नेता नहीं थे, सीधा समझ में आ रहा है। बाकी आपका सुंदरलाल शर्मा थे नेता, छोटेलाल श्रीवास्तव भी कंडेल नर सत्याग्रह के नेता थे, नारायण राव मेघावाले भी थे। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। रायपुर में, भिलाई में, जबलपुर में, निमोरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रायपुर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में स्थित है, जो पूरे भारत का 15वें क्रम का क्या है, जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, रायपुर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं। मुंडा, कमार, पहाड़ी कोरिया, गोड़। तो कौन सा जनजाति में घर में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कमार जनजाति। और कमार जनजाति कहाँ निवास करती है, मुख्य रूप से गरियाबंद जिले में, और ये लोग बांस शिल्प का कार्य करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कमार जनजाति के लोग। तो कमार जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ है, 2004 में, 2019 में, 2020 में, 2019 में। यहाँ पास 2 ऑप्शन दे दिया है ना, 2019 ही आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका 2019 ही आएगा जी, है ना, 2 बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया, लेकिन आपको आंसर याद रखना है। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन है 2019 में हुआ है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है। श्रीमती तीजन बाई, सूरजबाई खांडे, रितु वर्मा, अलका चंद्राकर। अलका चंद्राकर तो लोक गायिका है, नहीं आएगा। रितु वर्मा पंडवानी गायिका है, आपका तीजन बाई पंडवानी गायिका है, ये भी नहीं आएगी। तो श्रीमती सूरजबाई खांडे, है ना। तो भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका श्रीमती सूरजबाई खांडे जी है। भरथरी ज्ञान में राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग गाथा का वर्णन किया जाता है, ठीक है। इसमें वाद्य यंत्र के रूप में सारंगी और एकतारा का प्रयोग किया जाता है। तो भरथरी ज्ञान के प्रसिद्ध गायिका कौन है, तो श्रीमती सूरजबाई खांडे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 23वां वसुंधरा सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भूपेश बघेल जी को, लीलाधर मंडलोई को, सुधीर सक्सेना को या संगीता सिन्हा को। तो बताना है 23वां वसुंधरा सम्मान निम्न में से किससे प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुधीर सक्सेना। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सुधीर सक्सेना हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में विधायक बने जो पूर्व में IAS अधिकारी भी थे, निम्न में से कौन कौन है। OP चौधरी, नीलकंठ, ईश्वर साहू, ए और बी दोनों। बताना है कि विधानसभा चुनाव 2023 में विधायक बने जो पूर्व में IAS अधिकारी भी थे, निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। OP चौधरी और नीलकंठ नेता में दोनों पूर्व में आपका IAS अधिकारी भी थे, है ना, और ये क्या बने हैं, विधायक बने हैं। इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। मैंने छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड से कराया है क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था, है ना, और थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहे थे, बच्चे लोग का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ जा रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा जल्दी करवा दिया। लेकिन होपफुली आप लोग को ये प्रश्न उत्तर की श्रृंखला समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो निश्चित ही इसको लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।